बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग के अंदर हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करेंगे जो एडवोकेट मरवत साहब हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के अंदर और लीगल कमेटी के अंदर होने वाली तमाम मुलाकात को लीक कर दिया गया है और उस तमाम मुलाकात को जो उसकी लीकेज है वो अंदर से की गई है, किसी गद्दार ने की है और उससे उनकी जान को भी ख़तरे में डाला गया है और तहरीक इंसाफ की बहुत ही प्राइवेट और सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी जो है वो लीक किया गया है। तो मैं आपके सामने रखूँगा कि ये होता क्या है, मामला है क्या, कैसे है और क्यों है। पहले भी ऐसी लीकेज होती रहती थी। जब मैं चीफ़ ऑफ स्टाफ था तब भी ये चैलेंज का सामना था कि बहुत सारी प्राइवेट मीटिंग्स की बातें जो हैं वो बाहर लीक होती हैं। इसमें इशू क्या है, कौन लोग हैं जो चीज़ें लीक करते हैं, क्यों करते हैं और उससे उनको हासिल क्या होता है, अचीवमेंट्स क्या होती हैं, ये तमाम बातें आपके सामने रखते हैं और पूरी तरतीब बताऊंगा कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को हासिल किया जाता है। और दूसरी खबर जो इम्पोर्टेंट है वो हम करेंगे जो जियो टीवी ने खबर रन की है और ख़बर ये रन की है कि इमरान खान साहब की पार्टी में उनके अंदर जाने के बाद दरारें पड़ गई हैं। कोर कमेटी के अंदर अकॉर्डिंग टू जियो टीवी शदीद लड़ाई हुई है। लोगों ने एक दूसरे को पार्टी का गद्दार कहा है और दो ग्रुप्स बन गए हैं। एक ग्रुप जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का है और दूसरा ग्रुप जो है वो जो ख़बर देने का मकसद है वो ये है कि उमर अयूब साहब का है। ये ख़बर दी गई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे। पहले मैं बात करता हूँ आपके साथ कि ये जो एडवोकेट मरवत साहब ने जो एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के अंदर या लीगल कमेटी के अंदर लोग मौजूद हैं उनमें गद्दार बैठे हुए हैं, ट्रेटर्स हैं। उन मुनाफिक और ट्रेटर्स लोगों ने ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक की है बाहर जिसकी वजह से मरवत साहब की जान को ख़तरा पैदा हो गया है। उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा है और उन्होंने जो लोग उन्हें पॉसिबली हर्ट कर सकते हैं, मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने चंद करीबी लोगों को दे दी है। वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर दिया है और वक्त आने पर वो उन ट्रेटर्स के नाम सामने लेकर आएंगे। ये उन्होंने बात की। आपको ये पता ही होगा कि उनके बहनोई जो थे उनको चंद दिन पहले अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया था। तो उनका जो प्रिकॉशन लेना है वो समझ भी आता है और उसकी रेलेवेंस भी बनती है इस हालात में। अब असल बात की तरफ आते हैं कि जो मरवत साहब ने ये ट्वीट किया कि वहाँ से चीज़ लीक होती है, तो ये मुद्दा है क्या वाकई लीक होती है, नहीं होती है और किस तरीके से लीकेज की जाती है। मैं क्योंकि चीफ़ ऑफ स्टाफ रहा हूँ इमरान खान साहब के साथ और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी उनके साथ रहा हूँ, तो मैं भी इस चीज़ का प्रिवी हूँ कि इन्फॉर्मेशन लीक की जाती है बहुत दफ़ा। अच्छा, इन्फॉर्मेशन जो लीक की जाती है वो कोर कमेटी की मीटिंग हो, इवन समटाइम्स वेरी स्मॉल ग्रुप की जो मीटिंग हो उसके अंदर से भी इन्फॉर्मेशन लीक की जाती है। अब इन्फॉर्मेशन लीक करने की दो तीन वजूहात होती हैं। कुछ लोग तो वाकई बहुत ही सीवियर तरीके से कंप्रोमाइज्ड होते हैं। उनकी या तो वीडियो कहीं पर होती है या कोई करप्शन की फ़ाइल कहीं पर होती है या उनके और मकासद कहीं पर जुड़े होते हैं। उन्हें वहाँ से गाड़ी या गार्ड्स या कोई सपोर्ट मिलती है या वहाँ से घर मिलता है या वहाँ से किसी जगह से माली मामलात फ़ायदा होते हैं या उनके हल्के के काम बड़े आराम से हो जाते हैं। तो वो जिस जगह से उनको ये तमाम चीज़ें मैसर आती हैं वहाँ वो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ सारी इन्फॉर्मेशन जो है मीटिंग से उठ के जाके बड़े आराम से दे देते। तो एक वजह तो ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि आप कंप्रोमाइज्ड नहीं होते, अगला बंदा आपसे ज़ाती तल्लक बना लेता है और उस तल्लक की बुनियाद के ऊपर जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है वो आपसे रब्ता करते हैं और आपसे इन्फॉर्मेशन जो है वो सीख कर ली जाती है। तीसरी बात जो है वो एक डिफरेंट टेंजेंट पे है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि एक नई पार्टी बनी थी, ये मेरा तजिया है, ज़ाहिरी बात है। मैंने क्योंकि जिन पोजीशन पर क्लोजली देखा लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि एक नई जमात आई, नई पार्टी आई, सोशल मीडिया के बाद ये पार्टी आई और इसलिए आवाम की आगाही के बगैर दो पार्टी सिस्टम को तोड़ना ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। इमरान खान साहब के जो काम हैं वो हैं तो नराले सारे। क्रिकेट में भी उनके नराले काम थे, जिस तरीके से जब सबने कह दिया वो खेल नहीं सकते तो उन्होंने खेल के दिखाया। जब सबने कह दिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकता, उन्होंने जीत के दिखाया। फिर उन्होंने
कैंसर हॉस्पिटल बनाना शुरू किया, सब ने कहा नहीं बन सकता, उन्होंने बना के दिखाया। सब ने कहा गरीबों का फ्री इलाज नहीं हो सकता, उन्होंने करके दिखाया। 3 वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल बना दिए। अमेरिका के अंदर कैंसर का इलाज करवाना हो, अच्छा खासा अमीर आदमी जो उसकी बस हो जाती है, पाकिस्तान में उन्होंने गरीबों का फ्री इलाज करा के दिखाया। यहीं तक बात नहीं आई, उन्होंने इससे भी आगे काम ये कि फिर उन्होंने 2 यूनिवर्सिटियां बनाई जहां पर वर्ल्ड क्लास डिग्रीज मिलती हैं लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं गरीबों को। उसके बाद उन्होंने सोच लिया अब 2 पार्टी सिस्टम तोड़ना है, वो उन्होंने तोड़ के दिखाया। उसके अंदर उनको मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, स्पेशली सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। वो अच्छे स्पीकर हैं, आपको पता है इमरान खान साहब बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा यूज़ करते हैं। तो लीडर जो है वो हमेशा कल्चर सेट करता है और फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आई ही आवाम के कंधों पर थी और आवाम को आगाही देकर, शऊर देकर, इन्वॉल्व करके, इमरान खान का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि वो औरतों को सियासत के अंदर लाए, नौजवानों को लाए, मिडिल क्लास को लाए, पढ़े लिखे तबके को सियासत के अंदर लाए। और उससे भी बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका ये है कि ऐसे मौजू जो कभी सियासत का हिस्सा नहीं थे, जैसा कि करप्शन, इसको तो कोई इशू नहीं समझा जाता था पाकिस्तान के अंदर, उसको मेन इशू उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया और मेन इशू बनाकर वो सियासत के अंदर ले आए। फिर हेल्थ, पाकिस्तान के अंदर हेल्थ और एजुकेशन तो कभी मेन इशूज़ नहीं थे सियासत के लिए, हेल्थ कार्ड हो या दूसरी पॉलिसीज़ हो। फिर सबसे गरीब आदमी, उससे रिलेटेड पनाहगाह हो या दूसरे सिस्टम्स हो, तो वो ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे इश्यूज़ को सियासत के अंदर लेके आए जो पहले मौजूद नहीं थे। तो मीडिया का बहुत इफेक्टिव यूज़ किया, आगाही का बहुत इफेक्टिव यूज़ किया। उन्होंने नए लोग, नए सेगमेंट्स, नए आइडियाज़ और नई ओरिएंटेशन लेके आए सियासत के अंदर। उस वजह से उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों का भी इन्हिसार जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया पर हो गया। अब कुछ लोगों को अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड ताकत दी होती है, सलाहियत दी होती है, वो सेल कर जाते हैं, वो मीन के वो सक्सेसफुल हो जाते हैं उस फील्ड में। सारे तो नहीं कर सकते, क्योंकि जमात का ये कल्चर था लीडर की वजह से कि आवाम को आगाही देनी है, उसके लिए मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करना है हमेशा। उसमें जो दोस्तों को उतनी ट्रैक्शन नहीं मिलती थी मीडिया के अंदर, उतनी पजीराई नहीं मिलती थी, उनमें से बहुत सारे फिर मीडिया के दोस्तों के साथ दोस्ती बनाते थे ताकि वो उन्हें लगातार टेलीविज़न चैनल्स पर अपने प्रोग्राम्स पर बुलाया जाए। आपको शायद इस बात का पता नहीं, लेकिन ये भी एक दौड़ होती है सियासत के अंदर कि शाम को 8 से 9 और 10 से 11 के जो मेन शो हैं उस पर आपने कहाँ बैठना है। जितना ज़्यादा आप उन शोज़ के अंदर बैठेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रेलेवेंस होगी, इंपॉर्टेंस होगी, फेस रिकग्निशन होगी, पार्टी के अंदर भी आपको पजीराई मिलेगी, पब्लिक में भी मिलेगी। इसलिए उन शोज़ के अंदर बैठना, अब आप समझ सकते हैं कि पीटीआई के पास कितने ज़्यादा स्पोक्स पर्सन थे। एक वक्त ऐसा आया था कि हमारे टॉक शोज़ के ऊपर जाकर बैठने वाले लोग, जब मैं इमरान खान साहब के साथ हम हुकूमत में थे और मैं उनके साथ काम कर रहा था तो लिस्ट निकाली थी, एक वक्त में 100 से ज़्यादा लोग टेलीविजन पर जाकर बैठ रहे थे। फिर उसको हमने थोड़ा कर्टेल किया था क्योंकि फिर हर तरह के लोग जा रहे थे जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी होती थी। तो अब वो तमाम लोग जो हैं, अब जब मेन चैनल्स 5-6 मेन चैनल्स आपके हैं, उन 5-6 मेन चैनल्स के ऊपर आपके टोटल 7-8-10 प्रोग्राम हैं शाम में जो मेन प्रोग्राम है। अब पार्टी के जाने वाले लोग कमोबेश 30 हैं। ऐसे लोग भी हैं जो एक एक दिन में 2-2, 3-3 शोज़ करते हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि कितना टफ कंपटीशन होता है कि किसने उस 8 से 9 और 10 से 11 के शो पे बैठना है। अब उसके अंदर अब जो एंकर साहब हैं उन्होंने तो पीटीआई का बंदा ही बुलाना है ना। अब अगर उन्हें शहबाज गिल पसंद नहीं है तो उसे नहीं बुलाएंगे, कोई इतराज़ तो नहीं कर सकता। वो शहबाज गिल पसंद नहीं है तो उस्मान डार साहब को बुला के बिठा लेंगे, फवाद चौधरी साहब को बुला के बिठा लेंगे, किसी और को बुला के बिठा लेंगे। तो उन्होंने, क्योंकि पीटीआई से एक बंदा लेना ये उनकी जिम्मेदारी है, स्पेसिफिक बंदा उन्होंने नहीं लेना, तो इसलिए लोग एंकर्स के साथ आउट ऑफ द वे जाके रिलेशनशिप भी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको ज़्यादा चांस मिले। इस तरह अगर आप किसी भी टीवी एंकर के शोज़ को देखें, मॉनिटर करें, तो आपको नज़र आएगा कि 2, 3, 4 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं होते जिनको वो ज़्यादा रिपीट करते हैं। दूसरों को भी लेते हैं कभी कभार, लेकिन 2, 3, 4 ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनको वो बार बार रिपीट करते हैं अपने शोज़ के ऊपर। ये वो लोग होते हैं जिनके साथ वो अपना पर्सनल रिलेशनशिप कल्टिवेट कर लेते हैं।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ही जो बार बार किसी शो पे जा रहे हैं वो सारे लोग ही कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने उस रिलेशनशिप की वजह से या जो माइलेज उनको उनके शो पर बैठ के मिलती है उसकी वजह से, वो जो सियासी माइलेज या फ़ायदा मिलता है उन्हें, प्रोफेशनल फ़ायदा मिलता है, उसकी वजह से वो फिर इंफॉर्मेशन उन एंकर्स के साथ शेयर करते हैं। इसी तरीके से जो रिपोर्टर होते हैं, बीट रिपोर्टर्स होते हैं, वो कई दफ़ा रीज़न बनते हैं ब्यूरो चीफ्स और बीट रिपोर्टर्स आपका बीपर टेलीविज़न पर देने के लिए कि आपका बीपर आए। अब मैंने जैसे आपको कहा कि कुछ लोगों को तो ट्रैक्शन मिलती है मीडिया में, गॉड गिफ्टेड, अल्लाह की तरफ से सलाहियत होती, उनको तो मसला नहीं, उनके पास कंटेंट है, उनको पब्लिक सुनना चाहती है, तो उनको चैनल ने लेना ही लेना है। लेकिन बहुत सारे मेरे जैसे भी निकम्मे होते हैं जिन्हें ना टीवी लेना चाहता है ना पब्लिक सुनना चाहती है, तो उन्होंने फिर अपनी रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर जाकर बैठना होता है टीवी के ऊपर, या शो हो या उन्होंने जाकर बीपर देना हो। तो जब बीपर देने तो उसमें बीट रिपोर्टर से लेके जो चैनल का ब्यूरो चीफ से लेके डायरेक्टर न्यूज़ तक वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ भी आपको फिर लाइन सीधी करनी पड़ती है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से बहुत सारे लोग, मैंने 3 कैटेगरीज आपको बता दी, बहुत सारे लोग इस तीसरी कैटेगरी की वजह से कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। मीटिंग से निकलते हैं, उन्हें कोई बीट रिपोर्टर फ़ोन करता है, ब्यूरो चीफ फ़ोन करता है, कोई डायरेक्टर न्यूज़ करता है, हाँ जी क्या हुआ आज। अब अगर वो नहीं बताएंगे उनको तो वो उनका फ़ोन बंद करेगा, किसी और को फ़ोन कर लेगा, वो सारी बात उनको बता देगा। जब वो बता देगा तो उसके बाद फिर आपके ऊपर एतराज़ात होंगे, आपको आइंदा मौका नहीं दिया जाएगा उस जगह के ऊपर और आपको नहीं बिठाया जाएगा। अब आप अगली बात कहेंगे कि गिल साहब अपनी तारीफ़ें मियाँ मिट्ठू तो सारी बनते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि मेरे साथ, मैं नाम आपको लेके बता देता हूँ, आपको इस बात की समझ रहेगी। लाहौर में जब मैं था तो 10-12 मेजर बीट रिपोर्टर थे और वहाँ पर मुझे जाके ये पता चला कि ये बीट रिपोर्टर्स के साथ जो रिश्ता बनाया जाता है, एक तो पॉजिटिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, वो तो होना चाहिए, लेकिन ये खबरें लीक करने वाला जो रिश्ता बनाया जाता है, ये मीडिया में लिवरेज देता है आपको। जो खबर लीक करता है सहाफ़ी उसी को पसंद करता है। मसलन अगर मैं रऊफ़ क्लासरा साहब को अंदर की खबर दूंगा तो वो मुझे पसंद करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा वो वैसे मुझे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इसी तरीके से कामरान शाहिद साहब को जो कोई अंदर की खबर लीक करेगा वो उससे प्रेफरेंस देंगे, अपने शो पे बिठाएंगे, पसंद करेंगे, एनालिसिस देते हुए कई दफ़ा कहेंगे क्या बात है जनाब इनकी, ये बड़ा ही ज़बरदस्त बोलते हैं। तो इस सारे मामले में लोग कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। मेरा 4 साल यही फड्डा रहा अपने दोस्तों के साथ। खबर लीक करना मुझे बददियानती लगा करती थी। प्राइम मिनिस्टर के साथ होता था और मुझे लगता था कि ये ऐसे ही है जैसे मैं उनके एतमाद को बेच रहा हूँ।